चलो देखिए है ना, अब हम जो है चालू करेंगे हमारा चैप्टर 5 इतिहास का, 11वीं कक्षा का इतिहास का है चैप्टर 5 यायावर साम्राज्य। यायावर साम्राज्य। अब देखो यहाँ पर हम इस चैप्टर को चालू करेंगे, कोई भी चैप्टर चालू करने से पहले सबसे पहले उसका जो हेडिंग होता है उसी को समझ ले तो लगभग लगभग सारा हमको चैप्टर समझ में आ जाता है। यहाँ पर ये देखिए ये शब्द लिखा हुआ है यायावर। यायावर, ये यायावर का मतलब क्या होता है? तो यायावर का मतलब होता है घुमक्कड़। घुमक्कड़ खाना बदोश लोग, जो कि भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हो राजस्थान में क्या होता है, एक समुदाय है, लोगों का एक समूह है जिसको हम क्या बोलते हैं, बंजारा समूह। वो बंजारे लोग क्या करते हैं, काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं ना। पूरा बीवी बच्चे अपना एक साथ जो है तंबू वंबू लेके निकल जाएंगे, कहीं तंबू लगा लेंगे, वहीं पर वो जो है ट्रक व्रक का सामान, सजाने का सामान बेचते रहते हैं और वहीं पर रह के अपना खाना पीना करते हैं। उसके बाद कुछ समय तक रहते हैं, फिर दूसरे जगह चले जाते हैं। तो अपना ये है ना, ये अपन रिंग रोड जब जाते थे, इधर ही से जैसे रिंग रोड जाते थे तो यहाँ रास्ते में है ना, ये आगे गोदाम वोदाम है, वहां पर बहुत सारे बंजारे लोग रहते थे। अभी वो सब चले गए हैं दूसरे जगह, वहां पर घर वर बन गया है। हाँ, इस तरफ भी रहते हैं। नहीं, अब उसको तुम लोग बोलोगे ना डेरा पट्टी, तो वो बंजारा वर्ग में नहीं आता है। हाँ, एक वो भी है, वो घुमक्कड़ जाती है, लेकिन लंबे समय से वो यहीं पर बसा हुआ है। बंजारा घुमक्कड़ वर्ग या यायावर हम उसको बोलेंगे जो एक जगह स्थिर नहीं रहता, वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहता है। जैसे यहाँ पर रहते थे, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ये अपना बेस्ट प्राइस के आसपास वाले इलाके में पहले रहते थे वो लोग, वहीं पर तंबू वंबू लगा कर रहते थे। वो थोड़ा अलग ही राजस्थान का जो हम लोग का काठियावाड़ वाला जो क्षेत्र है ना, जहाँ पर हम लोग डांडिया वांडिया खेलते हैं, तो जो ड्रेस पहनते हैं ना वो काठियावाड़ी ड्रेस है। तो वैसे टाइप का वो लोग ड्रेस पहने रहते थे, महिला और पुरुष लोग। और वो ट्रक व्रक सजाने का सामान वामान बेचते रहते थे। वो बंजारा वर्ग है, काम की तलाश में एक जगह दूसरे जगह घूमते थे, और ये खाने की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं। तो ये खाना बदोश घुमक्कड़ लोग होते हैं जो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं, इन्हीं को यायावर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते रहते हैं ना, यहाँ पर ये सवाल आता है। इन्हीं को बर्बर जाति भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं को जो है बर्बर जाति भी कहा जाता है, बर्बर। तो ये जो बर्बर जाति है, बर्बर मतलब कि एक प्रकार से शिकारी निर्दयी जाति है ना, जो शिकार करके मांस और उसका हड्डी सींग नाखून दांत वगैरह बेच करके क्या करते हैं लोग, अपना जीवन चलाते हैं। जैसे एक बाबर था, तो बाबर को बर्बर कहा जाता था। बर्बर क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो एक निर्दयी व्यक्ति था, बहुत निर्दयता के साथ युद्ध करता था, शिकारी पद्धति का व्यक्ति था। युद्ध जब करता था ना, तो वो ये नहीं सोचता था मैं युद्ध कर रहा हूँ, वो क्या सोचता था, मैं शिकार कर रहा हूँ। तो शिकारी लोगों को ही क्या बोलते हैं, बर्बर, जो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं, शिकार करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं, ठीक है। तो ये यायावर का मतलब घुमक्कड़, खाना बदोश, जो एक जगह से दूसरे जगह खाने की तलाश में घूमते हैं, और बर्बर जाति के लोग थे जो कि शिकार करके अपना जो है जीवन यापन करते थे, ठीक है। अब भाई ये लोग एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते थे, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसलिए घूमते थे क्योंकि ये लोग स्टेपी क्षेत्र में रहते थे, स्टेपी एरिया। अब ये क्या है स्टेपी क्षेत्र? तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जो स्टेपी क्षेत्र है हमारा, वो एक है ना बंजर क्षेत्र है, मरुस्थलीय बंजर क्षेत्र है। ये गलत है। स्टेपी क्षेत्र का मतलब मरुस्थलीय बंजर क्षेत्र नहीं होता है। स्टेपी क्षेत्र हम ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जो एक बहुत बड़ा मैदान है, और वहाँ की मिट्टी और जलवायु ऐसी है कि वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ पौधे झाड़ झंकार नहीं हो सकते। वहाँ पर केवल छोटे छोटे घास ही होते हैं। कई एरिया ऐसा होता है जहाँ खुला एकदम आसमान है, मस्त फैला हुआ मैदानी जमीन है, लेकिन पेड़ पौधे एक भी नहीं है। हॉलीवुड मूवी में देखते हो बड़ा सा मैदान है पूरा, और दोनों तरफ एकदम सूखे हुए घास है और लंबा सा रास्ता, और एक फरारी जो गाड़ी है या BMW गाड़ी है एकदम स्पीड से वो पतले से रास्ते में बढ़िया सड़क, जो है हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सड़क योजना बना रहता है ऐसा टाइप का, वहां पर एक सड़क लंबा सा बना हुआ है। अमेरिकन मूवी, हॉलीवुड मूवी वगैरह है उसमें, और गाना चलते रहता है। तो ऐसे इलाके में, जैसे अमेरिका में भी क्या होता है, ऐसा बहुत सारा जमीन है, और हमारे यूरोप और एशिया में भी ऐसी बहुत बड़ी जमीन है जहाँ पर का मिट्टी और जलवायु ऐसा है कि वहाँ पर झाड़ झंकार बड़े बड़े पेड़ पौधे होते ही नहीं है। वहाँ पर केवल छोटे छोटे घास के मैदान ही होते हैं, छोटा छोटा घास जैसा क्षेत्र, छोटा छोटा घास होगा, छोटी छोटी झाड़ियाँ होंगी, छोटे साइज का मैदानी इलाका, खुला मैदानी इलाका, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेपी क्षेत्र।
अमेरिका में भी स्टेपी क्षेत्र होता है, वहां स्टेपी नहीं बोलते, वहां प्रेरी घास का मैदान बोलते हैं। और रूस और यूरोप में जो ये फैला हुआ है ना घास का मैदान, इसको स्टेपी घास का मैदान बोलते हैं। हमारे यहाँ कुछ नहीं बोलते, सीधा घास का मैदान बोल देते हैं, गंगा के घास का मैदान, सीधा सीधा बोल देते हैं। लेकिन वहां पर यूरोप और एशिया का बहुत बड़ा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र है, वहां की जलवायु और मिट्टी वहां की ऐसी है कि वहां पर बड़े बड़े पेड़ पौधे झाड़ झंकार नहीं होते हैं। इस कारण हम उसको क्या बोलते थे, स्टेपी एरिया। अमेरिका में प्रेरी एरिया, प्रेरी घास का मैदान, स्टेपी घास का मैदान। और ऐसा भी है कि भाई ये घास दूसरे जगह भी नहीं पाया जाता। कुछ जो है ना, कुछ पेड़ पौधे या कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो स्पेशल उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ कड़कनाथ का मुर्गा, सुने हो नाम कड़कनाथ? वो कहाँ पर, हमारे दक्षिण जो छत्तीसगढ़ है वहीं पर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इस कारण कड़कनाथ मुर्गा को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, जियोलॉजिकल इंडिकेटर, मतलब केवल उसी क्षेत्र विशेष में पाया जाएगा, दूसरे जगह नहीं पाया जाता है। जैसे बिहार में लीची को जीआई टैग मिला है। अब दूसरे जगह लगाने की कोशिश करोगे, ठीक है, बस्तर में भी लीची लगाया जा रहा है, लेकिन उस क्वालिटी का जो लीची है वहां पर नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां की जलवायु और मिट्टी उसी के लिए है। इसी कारण उसको वहां का जीआई टैग मिला हुआ है। वैसे ही एक विशेष प्रकार का घास है ना, स्टेपी घास, जो स्टेपी क्षेत्र में ही पाया जाता है, प्रेरी घास जो केवल प्रेरी क्षेत्र में ही पाया जाता है, और वहां पर और कोई दूसरा पेड़ पौधा नहीं उगता है। तो ये ऐसा एक विशेष प्रकार का क्षेत्र होता है। तो ये जो लोग हैं वैसे ही घास के मैदान में रहते थे, भाई वहां पेड़ पौधा नहीं है तो लकड़ी नहीं है, फल फूल नहीं है, कुछ नहीं है, जो भी है यही घास का मैदान है। तो ये क्या करेंगे, पशुपालन करेंगे, जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, गाय बैल वगैरह जो है पालेंगे लोग, और वो घास में उसको चराएंगे। चराने के बाद वहां से उन जानवरों से दूध प्राप्त करेंगे, हड्डी, उनकी जो हड्डियां उससे औजार बनाएंगे, मांस प्राप्त करेंगे, खाल वगैरह, सींग, दांत, मतलब ऊन वगैरह जानवरों से, पशुपालन से जो भी चीज प्राप्त होता है उसी से अपना जीवन चलाएंगे। और वैसे ही क्या है, ये लोग दो चीजों पर इनका जीवन आधारित था। पहला था पशुपालन और दूसरा था शिकार। एक पशुपालन और एक शिकार, दो ही चीजों पर इनका जीवन चल रहा था। पशुपालन करते थे और एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। जैसे मान लो जाए मौसम बदल गया, ठंडा क्षेत्र आ गया ना, अब क्या है, ठंड का मौसम आ गया, तो पूरा घास का मैदान बर्फ में दब जाएगा, तो वहां जानवरों के लिए कुछ नहीं बचेगा खाने के लिए, चारा वगैरह, और जानवरों के लिए कुछ नहीं बचेगा, जानवर मरने लगेंगे तो मनुष्य के लिए भी मुसीबत आ जाएगी। इस कारण जैसे मौसम बदलता था ना, वो अपने जानवरों को लेकर के एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे, जहां पर जानवरों के लिए और खुद के लिए रहने का व्यवस्था कर सके। और इस प्रकार से ये घुमक्कड़ जाति के लोग जो है, खाना बदोश लोग, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह घूमते हुए शिकार करके, पशुपालन करके अपना जीवन चला रहे हैं। ठीक है, तो यही है हमारा क्या, यायावर जाति, जो कि पूरे स्टेपी क्षेत्र में फैला हुआ था। स्टेपी एरिया मतलब देखिए हमारे यहाँ क्या है, महाद्वीप है ना, 7 महाद्वीप हैं, और 7 महाद्वीप में जो हमारे 2 महाद्वीप हैं आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे कि ये हमारे यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप आपस में जुड़ा हुआ है। बाकी अमेरिका, उत्तर अमेरिका अलग है, दक्षिण अमेरिका अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, जितने भी हमारे महाद्वीप हैं वो सब अलग अलग है। लेकिन यूरोप और एशिया महाद्वीप जो है आपस में जुड़ा हुआ है, और इसी यूरोप और एशिया महाद्वीप का एक बड़ा सा हिस्सा क्या है, स्टेपी घास का मैदान है। और इसी स्टेपी घास का जो पूरा क्षेत्र है, यहीं पर एक व्यक्ति का शासन था, और उसका नाम क्या था, चंगेज खान या चिंगिज खान बोलते थे उसको। और वो जो पूरा यूरोप प्लस एशिया का जो स्टेपी घास का मैदान था, यहीं पर क्या था, वो चिंगिज खान का साम्राज्य फैला हुआ था, है ना। यूरोप और एशिया का जो पूरा क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, यूरेशिया का क्षेत्र, है ना, जिसमें यूरोप एशिया दोनों आ जाता है, यूरेशिया। तो यूरेशिया में जो स्टेपी घास का मैदान है, वो पूरा क्षेत्र किसका था, एक व्यक्ति, चिंगिज खान नाम का एक व्यक्ति वहां पर शासन करता था, जो कि बहुत ही ज्यादा बर्बर जाति, बहुत ही ज्यादा खतरनाक व्यक्ति था। तो ये हम जो है, हमारा जो पूरा चैप्टर है वो उसी ना, चिंगिज खान पर आधारित है पूरा जो हमारा चैप्टर है। तो चलिए हम लोग इसको जो है आगे समझते हैं। सबसे पहले चिंगिज खान के बारे में समझते हैं, ये व्यक्ति कौन था। तो देखिए यहाँ पर 1162 में, है ना, मंगोलिया में
मंगोलिया। मंगोलिया में ओनोन नदी के किनारे, ओनोन नदी के किनारे एक कबीला रहता था। ऐसा मंगोलिया में बहुत सारा कबीला रहता था। ऐसा वहां पर कोई एक सम्राट नहीं था, कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था। मंगोलिया छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था, क्योंकि वहां जमीन का कोई महत्व ही नहीं था। लोगों का महत्व था, जानवरों का महत्व था। ज्यादा आदमी रहेंगे तो ज्यादा ताकत रहेगा, ज्यादा जानवर रहेंगे मतलब ज्यादा पैसे वाले, ज्यादा धनी व्यक्ति है, ऐसे बोल सकते हैं उसको। तो जमीन का कोई महत्व नहीं था। एक जगह से दूसरे जगह वो लोग अपना सामान को लेकर के घूमते रहते थे। तो यहाँ पर मंगोलिया में बहुत सारे कबीले के लोग रहते थे एक साथ, है ना। दोनों सबके बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा वगैरह चलते रहता था जानवरों को लेकर के। जमीन का पहले कोई महत्व नहीं था। तो यही मंगोलिया में क्या था, ओनोन नदी के किनारे एक कबीला रहता था, केयात कबीला, केयात। और इसी केयात कबीले का शासक कौन था? केयात कबीले का शासक नहीं होता है, कबीले का जो हेड होता है सरदार बोलते हैं। तो केयात कबीले का जो सरदार था उसका नाम था येसुजेई, येसुजेई। ठीक है। तो ये जो येसुजेई है, इसी के घर 1162 में येसुजेई और इसकी पत्नी होयलन, ये दोनों के माध्यम से क्या हुआ, 1165 में मंगोलिया ओनोन नदी के किनारे एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका बचपन का नाम क्या था? तेमुजिन, तेमुजिन। उस बच्चे का नाम था तेमुजिन। ठीक है। येसुजेई और होयलन तेमुजिन के क्या थे? पिता थे, ये माता थी। अब देखो इसकी भी कुछ कहानी है ना, येसुजेई और होयलन की भी कुछ कहानी है। येसुजेई केयात कबीले का सरदार था। यही बगल में एक और कबीला रहता था, केरात कबीला, केरात कबीला। देखो ये केयात कबीला, येसुजेई और केरात कबीले का सरदार था ओंग खान, ओंग खान। और ओंग खान की बेटी का नाम था होयलन। तो ये जो येसुजेई है उसने क्या किया, ओंग खान की बेटी होयलन का अपहरण कर दिया, और अपहरण करने के बाद उससे शादी कर लिया। तो ये दोनों क्या हो गए, दुश्मन बन गए। कई बार आक्रमण हुआ दोनों के बीच में, लेकिन हर बार जो है येसुजेई जीत जाता था। तो फाइनली क्या हुआ कि केरात कबीले का जो शासक था, सरदार था, उसने क्या किया, इससे दोस्ती कर दी केरात कबीले से, और जो येसुजेई है उसको अपना दामाद मान लिया। एक दिन फिर क्या किया, इसको खाने पे बुलाया, है ना, पार्टी में बुलाया खाने के लिए अपने दामाद को, बेटी को, दोनों जने को। जब ये येसुजेई यहाँ पर खाने में गया तो उसको खीर में क्या किया, जहर मिला के इसको दे दिया येसुजेई को, जिसके कारण धोखे से क्या किया, इसने येसुजेई को मार दिया। जब येसुजेई मारा गया तो ये बेचारा तेमुजिन और उसके और 2 भाई थे, एक बहन भी थी, सभी क्या हो गए, अनाथ हो गए। तो इसकी जो माता थी होयलन, इसी ने क्या किया, इन लोगों का पालन पोषण किया। इस बच्चे का, तेमुजिन का जन्म कब हुआ था, 1162 में। और जब इसका जन्म हुआ 1162 में तेमुजिन का, तो उसके हाथ में क्या था, मतलब कि खून का धब्बा लगा हुआ था ना। तो पहले क्या होता था, पहले का कल्चर अलग होता था। जैसे अभी हम लोग समझते हैं ना कि बच्चा एकदम टैलेंटेड होना चाहिए, पहले क्या समझते थे, बच्चा एकदम ताकतवर होना चाहिए। ताकतवर लोगों का बहुत महत्व था। तो पहले जो इसकी माता थी, है ना, उन्होंने क्या कहा था, तो पहले जब उसका जन्म हुआ तो इसकी जो माता थी, तो उसकी माता ने क्या कहा कि मेरे बच्चे के हाथ में क्या है, बचपन से मतलब खून का धब्बा लगा हुआ है, मतलब ये बहुत बड़ा हत्यारा बनेगा, बहुत सारे लोगों की हत्याएं करेगा, बहुत ताकतवर व्यक्ति बनेगा। और इसका नाम हम लोग क्या रखते हैं, तेमुजिन, इसके ताकत को देखते हुए। तेमुजिन का मतलब क्या होता है, लोहार, लोहार, लोहार मतलब वो बहुत ताकतवर व्यक्ति होता है ना, लोहे का काम करता है। तो इसने अपने बच्चे का नाम तेमुजिन रखा, जिसका मतलब क्या होता है, लोहार। ठीक है। अब ये बच्चा जो है जन्म हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, है ना, वो बचपन में इसके पिता येसुजेई की मृत्यु हो गई। फिर क्या, इसके माता होयलन ने इसका पालन पोषण किया, और फिर जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर इसके बाद इसका विवाह कर दिया, किसे, बोरटे से ना, बोरटे नाम की एक महिला से, बोरटे नाम की एक लड़की से क्या कर दिया गया, इसका शादी कर दिया गया। अब इसके बाद की कहानी क्या है कि बोरटे को भी अपहरण कर लिया गया। अब बोरटे का अपहरण कर लिया गया। बोरटे के अपहरण के बाद ये बहुत परेशान हो जाता है तेमुजिन, और उसको खोजने के लिए निकलता है, और रास्ते में उसके बहुत जने और साथी बनते जाते हैं, एक ग्रुप बन जाता है लोगों का, अपने दोस्तों को और जोड़ते जाता है वो, क्योंकि और बहुत सारे लोगों के साथ जिसके साथ गलत हुआ था सब तेमुजिन के साथ जुड़ने लगे। वो डकैत को मारेंगे और हमारे सब परिवार के लोग जो ले गए हैं बंदी बना के, वो सबको हम लोग छुड़ा के लाएंगे करके। और धीरे धीरे करते करते क्या हो गया, इसका पूरा अच्छा खासा ग्रुप बन गया, और यहीं से उसने क्या कर लिया, अपना नाम चंगेज खान रख लिया।
फिर उसका भाई था जम्मू का, और वो इसका साथी था, और बहुत सारे और इसके दोस्त लोग थे। वो सभी से मिल करके उसने आसपास के सभी कबीलों को हराया, ये ओंग खान को भी मार दिया, और एक अच्छा खासा वहां पर का स्टेटस वाला शासक बन गया। फिर आसपास के एरिया को भी वो जीतने लगा, जैसे चाइना हो गया, तुरान, ईरान, है ना, ख्वारिज्म, आसपास का जो पूरा एरिया था उसको ये जीतने लगा। उसने जो ग्रीन कलर का जो इलाका जो देख रहे हो ना, पूरा ग्रीन वाले इलाका, पूरा चाइना उसमें है, आधा पूरा रशिया है, पूरा मॉस्को तक देखो, अंतिम मॉस्को तक फैला हुआ है। लगभग आधा यूरोप भी चंगेज खान के इलाके में है। इसके अलावा बगदाद का इलाका, पूरा वो क्षेत्र जीता हुआ है। भारत को नहीं जीता है। भारत को क्यों नहीं जीता? क्योंकि भारत को जीतने के लिए हिमालय पर्वत पार करना पड़ेगा। दूसरा गर्म क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र में कौन आएगा युद्ध करने के लिए? और दूसरा सऊदी अरेबिया तरफ भी नहीं गया, क्योंकि वो भी क्या है, मरुस्थली गर्म क्षेत्र है। अब देखो ऊपर तरफ रूस का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भी पीला इलाका है, नक्शे में देखो ना, रूस का जो ऊपर वाला इलाका है ना, ये भी पीला वाला इलाका है, मतलब ये भी चंगेज खान नहीं जीता। तो क्यों नहीं जीता? क्योंकि वो पूरा मरुस्थली इलाका है, बर्फ से ढका हुआ है, वहाँ कोई रहता ही नहीं है, तो उसको जीत के क्या करेगा? ये सारी, तो ये कितना बड़ा जो पूरा ग्रीन उसमें देख रहे हो ना नक्शे में, लगभग 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर के पूरा स्टेपी क्षेत्र जिसमें चंगेज खान का साम्राज्य फैला हुआ था। फिर बोलते हैं कि भाई चंगेज खान क्या करता था, तीर रखता था जहर मिला करके। एक दिन घोड़े से गिर गया और उसी का तीर उसके पेट में हल्का सा चुभ गया, जिसके कारण क्या हुआ, उसका सेहत धीरे धीरे बिगड़ने लगा, और प्लेग हो गया उसको, है ना, सेहत धीरे बुरा हो गया, सेहत बिगड़ने लगा, फिर प्लेग हो गया और वो लगभग मरने की स्थिति में आ गया। तो मरने से पहले ओगदेई खान को क्या किया था, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, और इस प्रकार से 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर भी उनके जो बच्चे लोग थे, उनके बेटे लोग थे और उनके पोते लोग थे, मतलब उनके जो वंशज लोग थे, बहुत लंबे समय तक इस जो साम्राज्य को चलाया उन्होंने, और लगभग पूरे आसपास के स्टेपी क्षेत्र को जीत गया। और इसका जो साम्राज्य है ये लगभग 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। 3 करोड़ वर्ग, मतलब हमारे भारत का क्षेत्रफल देखो कितना बड़ा भारत है, हमारे भारत जैसा 9-10 भारत मिल करके इसका साम्राज्य बनता था। इतने बड़े इलाके में जो है ये फैला हुआ था। तो ये जो है चंगेज खान, तेमुजीन नाम का लड़का, है ना, अपनी पत्नी को जब खो चुका था, है ना, वो आ गए थे डकैत लोग, उसको ले गए अपने साथ। तो उसको ढूंढने के लिए तेमुजीन ने क्या किया, ढूंढना चालू किया, और धीरे धीरे साथी जुड़ने लगे, ताकत बढ़ने लगा, बाद में अपना नाम चंगेज खान रख दिया। धीरे धीरे आसपास के कबीलों को जीतने लगा, आसपास के राज्यों को जीतने लगा, फिर बहुत बड़ा एक क्षेत्र बना लिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यायावर साम्राज्य बोलते हैं। 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था यायावर साम्राज्य। ठीक है, तो ये जो भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस चैप्टर से संबंधित जानकारी के स्रोत क्या है ना, पेपर में पूछ सकता है कि बताइए यायावर साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या है। तो यायावर साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या है, जैसे कि हम लोग भगवान राम के बारे में पढ़ते हैं, है ना, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ते हैं, अकबर के बारे में पढ़ते हैं, बाबर, हुमायूं, बीरबल के बारे में, सबके बारे में वहाँ का जो साहित्य है, किताबें हैं, जैसे अकबर नामा, बाबर नामा हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, है ना, पुराण, ये सभी साहित्यों में उनका वर्णन है। हम उसको पढ़ते हैं साहित्य को, और हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन ये लोग तो बर्बाद जाति के लोग, तो लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानते थे, तो हमें इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इनके बारे में जानकारी के कुछ 2-3 माध्यम है। पहला माध्यम क्या है, जानकारी के स्रोत। तो जानकारी का पहला स्रोत क्या है कि सबसे पहले वहां पर जाएं और वहां के लोगों से बात करें कि भाई यहाँ चंगेज खान नाम का कोई व्यक्ति होता था क्या। तो वहाँ के लोग बताएंगे, हाँ हमारे दादाजी ये कहानी सुनाते थे, यहाँ पर भी चंगेज खान नाम का एक व्यक्ति होता था, वो बहुत ही अच्छा शासक था। नहीं, मंगोल के लोग तो उसको अच्छा ही बोलेंगे ना, क्योंकि मंगोल के लिए किया जो कुछ भी किया, बाहर के लोगों के लिए क्रूर होगा वो, लेकिन वहीं के देश के लोगों के लिए तो अच्छा होगा वो। तो हाँ भाई ये बहुत अच्छा शासक था, ऐसा करके जो है वहाँ के लोग बताएंगे। तो ये डायरेक्ट वहां जा करके वहां के लोगों से बात किया गया, ये पहला जानकारी का स्रोत था। दूसरा जानकारी का स्रोत क्या था, वहां पर आसपास देखो खुदाई करो, वहां पर कुछ चीज वहां के लोग छोड़ के गए होंगे। इतना बड़ा साम्राज्य था, ऐसे तो नहीं पूरा हवा में गायब हो गया, कुछ चीज तो अपना निशान छोड़ के गए होंगे ना। उन चीजों को देख करके हम उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये दूसरा जानकारी का स्रोत। और तीसरा और सबसे ज्यादा प्रमाणित जानकारी का स्रोत क्या है कि वो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन आसपास के जो देश हैं, जैसे चाइना है, ख्वारिज्म है, ईरान, तुरान, जो बहुत सारे और देश हैं,
वो लोग तो पढ़ना लिखना जानते थे ना, जहां पर वो युद्ध करने जाता था, जहां लड़ने जाता था। भाई हमारा भारत है तो हमारे भारत में श्रीलंका का वर्णन नहीं होगा क्या? पाकिस्तान का, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान का वर्णन नहीं होगा? बिल्कुल होगा, पड़ोसी देश है तो हो गई। तो भाई यहाँ के लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, अपना इतिहास नहीं लिखे हैं, लेकिन बगल का तो लिखा होगा ना इतिहास। तो वहां पर बगल के देशों में जाओ और वहां पर के इतिहास में मंगोल के इतिहास को खोजने की कोशिश, है ना। तो ये 3 माध्यम है। पहला माध्यम डायरेक्ट वहां के लोगों से बात करना, दूसरा माध्यम वहां जो वो लोग जो है ना, मंगोल लोग जो छोड़ के गए हैं अपनी सभ्यता से संबंधित वस्तुएं, उसको खोजना, छानबीन करना और वहां से कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करना। और तीसरा, पड़ोसी देशों में जाना और वहां के इतिहास की किताबों में मंगोल के इतिहास को खोजने की कोशिश करना। तो ये 3 क्या है, मंगोल साम्राज्य को जानने के स्रोत है। अब भाई बात ये आता है कि भाई ये मंगोलिया लोग जो चंगेज खान था, है ना, ये आखिर इतना खतरनाक क्यों था? पूरा विश्व इसके नाम से कांपता क्यों था, डरता क्यों था? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके माहौल को समझना होगा कि किस माहौल में वो लोग रहते थे। चलिए समझते हैं। तो देखिए, किसी भी देश में क्या होता है, कोई भी सैनिक लोग होते हैं तो वो सैनिकों को ट्रेनिंग दिया जाता है, 1 साल का 2 साल का ट्रेनिंग। जैसे अभी भी, जैसे मान लो जाए आप सेना में भर्ती हो गए, है ना, भारतीय इंडियन आर्मी में अगर आप भर्ती हो जाते हो तो आपको 1 या 2 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा। फिर सीधा बंदूक पकड़ा के कहाँ भेज देंगे? बॉर्डर में भेज देंगे, ठीक है। फिर जितने समय तक आप वहां पर काम करते जाओगे, सीखते जाओगे वहां पर। लेकिन ट्रेनिंग ऐसा नहीं होता है, हाँ भाई पहले तुम 5 साल का ट्रेनिंग करो, उसके बाद बंदूक पकड़ के जाओ। 1 या 2 साल का ट्रेनिंग देंगे, फिर भेज देंगे, फिर वहां जाके आपको काम करते हुए सीखना है। ये सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कोई भी चीन का साम्राज्य है, कोई भी देश का जो साम्राज्य है, वहां पर जो सैनिक होते थे वो कितना ट्रेनिंग देंगे? ज्यादा से ज्यादा 1 साल का ट्रेनिंग। और पहली बात तो स्थायी सेना कोई रखता भी नहीं था, स्थायी सेना कोई रखता नहीं था। स्थायी सेना रखने से क्या होता है, उसको डेली पेमेंट, है ना, रेगुलर हर महीने उनको पेमेंट देना पड़ेगा, उनको सुविधाएं देनी पड़ेंगी, उनको खाने पीने का व्यवस्था। भी सैनिक रख लियो, खाने पीने का व्यवस्था नहीं दे रहे हो, सस्ता तनख्वाह दे रहे हो उसको, तो कमजोर हो जाएगा, फिर कहाँ युद्ध कर पाएगा। अगर आप सेना रख रहे हो, उसको अच्छा तनख्वाह देना पड़ेगा, खाना पीना हर चीज की जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। तो पहले के राजा महाराजा स्थायी सेना रखते ही नहीं थे। युद्ध जब होता था ना तो अनाउंस करा देते थे कि हाँ भाई युद्ध में आ जाओ, साथ दे दो, जो भी लूट का माल होगा आधा आधा बांट लेंगे। तो बहुत सारे जो नौजवान लोग होते थे, जो जरूरतमंद लोग होते थे, वो आ जाते थे, शामिल हो जाते थे। या एक ग्रुप होता था लोगों का दल, वो कि युद्ध लड़ने का काम करता था। जिस राजा को जरूरत है ना, उसको पैसा देके बुला लेता था, जिसको भाड़े के सिपाही या किराए के सैनिक बोलते थे। तो पहले ऐसे ही काम चलता था। परमानेंट सैनिक किसी के पास नहीं होता था, और होता भी था तो बहुत कम मात्रा में होता था। परमानेंट सैनिक बिल्कुल रखे हो आप लोग, 50 जने रखे, उसको फुल ट्रेनिंग दी हो तो 50 वो क्या कर लेंगे, कम संख्या में इतना। तो इसी का फायदा उठाया मंगोलों ने, क्योंकि मंगोल बचपन से शिकार कर रहे हैं, मतलब बचपन से सेना का ट्रेनिंग ले रहे हैं। भाई सेना में क्या करते हैं, आदमियों को मारते हैं, शिकार में क्या करते हैं, जानवरों को मारते हैं। आदमियों को मारना आसान है, जानवरों को मारना मुश्किल है, क्योंकि जानवर फुर्तीले होते हैं, बहुत तेजी से भागते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर जानवरों का शिकार कर रहा है तो आदमी का शिकार तो बहुत आसानी से कर लेगा। तो यहाँ पर जो स्टेपी क्षेत्र में मंगोलिया में जो लोग रहते थे, वो बचपन से, वो बच्चे लोग जब बचपना था तब से अपने वो पिताजी के साथ, अपने बड़े भाई के साथ वो जंगलों में जाते थे और वहां जाकर के शिकार करना सीखते थे। उसके बड़े भाई जो लोग हैं, माता पिता उसके जो लोग हैं, उसका सपोर्ट भी करते थे, क्योंकि ये बड़ा होगा तो इसको शिकार ही करना है। अगर शिकार करना नहीं सीखा ये अच्छे से, तो बड़ा होगा तो क्या कमाएगा, क्या खाएगा ये। तो जैसे आज के समय हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ना, उस समय बच्चों को शिकार करना सिखाया जाता था। और बच्चा बिल्कुल बचपन से ही अपने माता पिता को, अपने बड़े भाई लोग को देख रहा है शिकार करते हुए, तो एक बढ़िया शिकारी बन जाता था बचपन से ही। मान लो जाए अगर वो 10 साल की उम्र से भी शिकार करना सीख रहा है, तो 25 साल की उम्र होते होते वो 15 साल में बहुत अच्छा खासा शिकारी बन गया है। और वहीं अगर कोई व्यक्ति परमानेंट सेना में भर्ती भी हुआ है, ज्यादातर तो भाड़े के सैनिक होते हैं, लेकिन उनमें कोई दम नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति परमानेंट सैनिक भी बनने के लिए आया है, किसी राजा का परमानेंट सैनिक है, तो उसको ज्यादा 1 साल से 2 साल ट्रेनिंग दिया गया होगा। और कितना पुराना होगा वो सैनिक, ज्यादा मान लेते 3 या 4 साल पुराना होगा। मतलब ओवरऑल उसने सेना का काम कितना साल किया है, 5-6 साल किया है, जबकि ये तो बचपन से करते आ रहा है। तो ये दोनों का तो तुलना ही नहीं हो सकता। इस कारण ये जो लोग थे एकदम बचपन से ट्रेन हो चुके थे सेना का काम करने के लिए। बस अंतर इतना होता था कि ये जो घुमक्कड़ जाति के लोग थे ये शिकार करते थे,
और दूसरे जो राजा महाराजा लोग होते थे वो युद्ध करते थे, और युद्ध में और शिकार में ज्यादा अंतर नहीं है, युद्ध और शिकार में कोई ज्यादा अंतर नहीं है ना। तो जो चंगेज खान है, उस चंगेज खान ने अपने दोस्तों को समझाया कि देखिए यार, शिकारी में और सैनिक में ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, बस ये होता है कि वो हमारे साथ लड़ाई लड़ते हैं और हम लोग जानवरों के साथ लड़ाई लड़ते हैं। अगर हम अपना ही ग्रुप बना लेते हैं जो लूटपाट मचाएंगे, जंगल में जाके शिकार नहीं करेंगे, क्या मिलेगा, इतना मेहनत करेंगे, खरगोश मारते हैं, उसमें तो हमारा पेट भी नहीं भरता है। हम जाएंगे शहरों में लूटमाट कर, है ना, लूटपाट करेंगे और चारों तरफ जो है तबाही मचाएंगे, और जो भी लूटपाट में हमको जो भी पैसा प्राप्त होगा उसको सब आपस में बांट लेंगे, बहुत फायदा होगा। वहां पर के लोगों ने कहा बढ़िया आइडिया है। चंगेज खान ने कहा ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं, हम तो बचपन से ट्रेनिंग करते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा कुछ चीज सेना में डिसिप्लिन होता है और शिकारियों में डिसिप्लिन नहीं होता है, बस वही डिसिप्लिन सीखना है, फिर तो हम तो पक्के सैनिक हैं फिर तो ये सोच करके क्या किया, चंगेज खान ने अपने साथियों को मिला करके सभी शिकारी लोगों को जोड़ करके एक सेना का निर्माण किया, है ना, एक सेना बनाया, मंगोलिया बर्बर जाति का सेना, और ये सेना चारों तरफ से फैलने लगी। इनको युद्ध कला मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं रियासत में मिला था। रियासत किसको बोलते हैं, रियासत मतलब कि माँ बाप से जो हमको मिलता है ना, तो युद्ध कला इसको अपने पूर्वजों से रियासत में मिला था, कहीं सीखने नहीं गए थे। जैसे ये सैनिक है, माँ बाप कुम्हार का काम कर रहे हैं, लकड़हारे का काम कर रहे हैं, और बच्चा जो है सेना में भर्ती हो गया अपने टैलेंट के दम पर, तो टैलेंट होगा तो कितना होगा उसके अंदर टैलेंट, ये तो बचपन से ही सैनिक है लोग, तो इनका और इनका तुलना बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर युद्ध कला इन लोग को अपने पूर्वजों से रियासत में मिला था, बस थोड़ा सा डिसिप्लिन बस सीखना था, जो चंगेज खान इसको सिखाने वाला था। अब यहाँ पर ये सैनिक क्या करते थे, एक जगह खड़े होकर के एकदम ध्यान से धनुष बाण चलाते थे, या तो फिर तलवार पकड़ के जाते थे ये लोग। लेकिन इनके में क्या कला था जो विश्व के किसी सैनिकों में ये कला नहीं था, वो ऐसी कला थी कि ये घोड़े चलाते चलाते हुए क्या करते थे, धनुष बाण चला लेते थे। अब घोड़ा चला रहे हो तो तलवार चलाना मुश्किल है, क्योंकि घोड़ा इतना स्पीड से भागता है, हिलता डुलता है, वहां पर बैठ के आप अपने आप को संभाल लिए तो बहुत बड़ी बात है। घोड़े में बैठ के कंसंट्रेशन करना, वहां पर मेरा धनुष जाना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। और ये बचपन से करते आ रहे हैं, घोड़ा चला रहे हैं, दौड़ते दौड़ते घोड़े के साथ जा रहे हैं, ये है ना, घोड़े में बैठ करके, और स्पीड में बगल में हिरण भी भाग रहा है और उसको तीर मार दिए। शुरू से इनके अंदर ये कला है, तो वैसे ही करते थे युद्ध में भी, एकदम स्पीड से भागते आते थे, तीर मार देते थे, भाग जाते थे, देखते देखते सैनिक जो है मार करके गायब हो जाते थे। एक प्रकार से मतलब इसको क्या बोलते हैं, छापा मार प्रणाली बोलते हैं, युद्ध करने की छापा मार प्रणाली। यहाँ पर युद्ध करने के लिए ज्यादा लोग नहीं होते थे, लोग अपोजिट में जो होते थे सैनिक वो बहुत ज्यादा संख्या में होते थे, ये ज्यादा लोग नहीं होते थे, लेकिन लोग छापा मार प्रणाली का इस्तेमाल करते थे ना, या गोरिल्ला वार भी बोलते हैं इसको। जैसे हमारे यहाँ जो छत्रपति शिवाजी जो है ना, वो इस पद्धति का इस्तेमाल करते थे। इसमें क्या होता है ना, ज्यादा सैनिकों की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत सारे सैनिक अगर अपोजिशन में खड़े हैं, अचानक से आते थे, मार काट मचाते थे, गायब, वो लोग समझ ही नहीं पाते थे क्या हुआ, फिर अचानक से आते थे, फिर मार काट मचाते थे, फिर गायब। तो ये छापामार प्रणाली है युद्ध करने की, और ये बहुत खतरनाक प्रणाली है। तो ये ज्यादातर क्या करते थे, छापामार प्रणाली का इस्तेमाल करते थे। घोड़ा इन लोगों के पास बहुत उच्च क्वालिटी का घोड़ा होता था, धनुष बाण चलाना बहुत अच्छे से जानते थे, और इसका जो धनुष बाण है ये भी कुछ विशेष प्रकार का धनुष बाण होता था, है ना। कौन सा धनुष बोलते हैं, एक विशेष प्रकार का धनुष, है ना। धनुष का कई प्रकार का धनुष होता है, एक ऐसा धनुष होता है, कई धनुष जो है ऐसा होता है, कई धनुष, है ना। कई धनुष जो है बिल्कुल ऐसे डिजाइन से होगा, ऐसा डिजाइन से, ऐसा टाइप का धनुष। तो एक विशेष प्रकार का धनुष ये लोग लेते थे ना, विशेष प्रकार का धनुष, छोटी छोटी लकड़ियों को जोड़ करके बनाया जाता था इसको। ऐसा नहीं एक तो बड़ा सा लकड़ी ले ली, उसमें रस्सी बांध दी, बच्चे लोग खेलते हैं ना, ऐसा टाइप का नहीं, छोटी छोटी लकड़ियों को ऐसा आपस में जोड़ के, रस्सी से जोड़ के वो लोग बनाते थे, और इतना जबरदस्त स्पीड से तीर निकलता था ना कि बुलेट प्रूफ जैकेट को भी वो चीर देगा, ऐसा टाइप से। लोहे का अगर वो कवच पहना है उसको भी वो चीर देता था। ये लोग थोड़ा सा तीर में क्या जहर मिला देते थे ना तीर में, ताकि तीर जब उसके शरीर में घुसता था ना, तीर निकल भी जाता था तो उसको बचने का कोई संभावना नहीं। ये स्थिति था, ये लोग का तरीका था युद्ध करने का, तीर के नोक में जहर मिला देते थे, ये स्थिति था। और अपना जो पूरा मंगोलिया साम्राज्य था, इसमें सबसे पहले क्या किए थे, ये जो बाहरी आक्रमणकारी आए थे उनसे लड़े ये लोग और उनको भगा दिए। फिर यहाँ पर के कबीले के लोगों से लड़े, फिर आसपास के देशों को जीतना चालू किया। ये देखिए पहले क्या था ना, कि जो चाइना के लोग थे,
ये सबको परेशान करते रहते थे भाई वहां पर चाइना में देखिए अभी हल्ला नहीं करना। तो देखो ये चाइना अभी अमीर नहीं है, पता है वो शुरू का अमीर है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा व्यापार वहीं से होता है। आज भी विश्व का लगभग आधे से ज्यादा व्यापार चाइना के लिए करता है। तो चाइना मतलब शुरू से व्यापार करके बहुत संपत्ति इकट्ठा कर रहा है, लेकिन गड़बड़ भी बहुत करता है, पता है। तो पहले ये मंगोलिया लोग क्या करते थे, वहां पर व्यापार करने के लिए जाते थे ना, तो वहां के लोग इन लोग से लूटपाट कर लेते थे। इन लोग से मतलब कि ना जबरदस्ती का झगड़ा कर देना, हाँ भाई फंसा दूंगा तुमको, राजा को बता दूंगा तुम्हारा सामान 5 रुपए का है, 1 रुपए में देना है, दे दो। तो ये बेचारे परेशान हो गए। लेकिन जब चंगेज खान का जन्म हुआ, चंगेज खान इनके साथ आने लगा और ये सारी स्थितियों को देखा, तो वो फिर चाइना को परेशान करने लगा। बार बार चाइना चले जाता था, वहाँ पर युद्ध करता था, हमला करता था, वहाँ के लोगों को परेशान करता था। तो चीन के लोग पश्चिम एरिया से, मतलब ये जो चीन के जो लोग हैं ये उत्तर एरिया से, उत्तर पश्चिम एरिया से जो मंगोलिया लोग आते थे, इन लोग से काफ़ी परेशान हो चुके थे, क्योंकि इन लोग से लड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि भाई ये लोग तो बर्बर जाति के लोग हैं, शुरू से मारना पीटना युद्ध करना शिकार करना इनका पेशा रहा है। तो इनसे मतलब मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो इस कारण क्या है कि चीन का जो राजा है वो वहां पर दीवार बनाना चालू किया। सबसे पहले चीन की दीवार का वो तो बहुत पहले से बनना चालू हो गया था। देखो ऐसा नहीं है कि भाई चंगेज खान का जन्म हुआ उसके बाद चीन का दीवार बनना चालू हुआ। वो चीन का दीवार ना लगभग 220 ईसा पूर्व से ही बनना चालू हो गया। और चंगेज खान का जन्म कब हुआ? 1162 में। 1162 साल इधर ले लो और 220 लगभग उधर ले लो, मतलब ये लगभग 1380 साल पहले चंगेज खान के जन्म से पहले ही क्या हो गया था, 220 ईसा पूर्व से ही वहाँ पर का जो राजा था, वहाँ का जो पहला राजा बना चीन का, वही चीन का दीवार बनाना चालू कर दिया था। क्योंकि अगर हमें सुरक्षित रहना है, अगर हमें आगे तरक्की करना है, तो सबसे पहले हमें सुरक्षित रहना होगा और इसके लिए एक दीवार बनाने की जरूरत होगी। इस कारण वहाँ पर क्या है, वहाँ का जो चीन का पहला राजा हुआ उसने चीन का दीवार बनाना चालू कर दिया और धीरे धीरे ये दीवार आगे राजा आने लगे, आगे उनके वंशज आने लगे और कोई दूसरा राजा भी आ जाता था, वो इस काम को जारी रखता था। लेकिन जब चंगेज खान और उसके बर्बर जाति के जब लोग आक्रमणकारी लोग चीन आने लगे, तो चीन का दीवार बनाने का काम क्या किया, बहुत तेज कर दिया गया, जल्दी बनाना पड़ेगा इसको ऐसे करके। ऐसे ये हजारों साल से चले आ रहा है ना, सैकड़ों साल से मतलब ये चीन का दीवार बनते आ रहा है। लेकिन चंगेज खान के समय में चीन का दीवार बनने का काम काफ़ी तेज हो गया, क्योंकि चीन में चंगेज खान ने बहुत तबाही मचाई और यही एक रास्ता था चंगेज खान से बचने का कि चीन की दीवार को बना दिया जाए, कंप्लीट कर दिया जाए। तो मिट्टी कंकड़ पत्थर को जोड़ तोड़ करके कुछ जड़ी बूटी वगैरह डालते थे। कई लोग बोलते हैं कि भाई उसमें चावल का आटा भी मिलाते थे वो लोग, और जैसे तैसे वो लोग क्या किए, अपना मिट्टी से और पत्थर से वो चीन का दीवार बना दिए। और वो जैसे देखो मिट्टी से बना है, पत्थर से आज हम लोग सीमेंट का घर बनाते हैं, 10 साल एक्सपायरी डेट रहता है सीमेंट का, तो लोग मिट्टी से पत्थर से और थोड़ा बहुत कुछ केमिकल जड़ी बूटी डाल करके कुछ आटा वाटा मिला करके उसमें क्या बनाया, एक तो लेप तैयार किया और उसी लेप से प्लस्तर वलस्तर करके उसमें क्या कर दिया, पूरा पत्थर का एक चीन का दीवार बना दिया। बताओ अभी तक सैकड़ों साल से आज वो इतना मजबूती से खड़ा हुआ है, सैकड़ों साल से वो जो है चीन की रक्षा कर रहा है। तो चीन का दीवार ऐसा बोलते हैं कि भाई 5वीं शताब्दी से बनना चालू हुआ था, ऐसा नहीं है, कई किताबों में 5वीं शताब्दी मिलेगा, लेकिन चीन की दीवार को बनाने का स्टार्टिंग 220 ईसा पूर्व में चीन का जो पहला राजा था वही कर दिया था। और जितने भी राजा आए वो इतना दीवार बना दिया, अगला राजा इतना बनाया, अगला राजा इतना बनाया, मतलब ये सैकड़ों साल पहले से, ऐसा नहीं अचानक से चीन का दीवार बन गया। चंगेज खान का जन्म होती था ना, बड़ा दीवार है, महान दीवार, लगभग 5500 मील लंबाई है चीन का दीवार का, 5500 मील। किलोमीटर में देखें तो लगभग 8800 कुछ 51 किलोमीटर होगा। अलग अलग किताब में अलग अलग दिया रहता है, कई जगह अलग दिया रहेगा, है ना, कई जगह कम दिया रहेगा, लेकिन टोटल लंबाई एक पूरा चीन का दीवार का टोटल लंबाई को अगर हम देखें तो 5500 मील है। इतना बड़ा दीवार अचानक से 5 घंटे में या 5 महीने में या 5 साल में नहीं बन सकता है। ये कई पुरखे से वो लोग बनाते आ रहे हैं चीन की दीवार को, क्यों, ताकि हम बाहरी आक्रमणकारियों से बच सकें। लेकिन जब चंगेज खान आक्रमण करना चालू किया चीन में, तो ये काम और ज़्यादा तेज़ी से होने लगा और चीन का दीवार बन गया, है ना। मतलब चीन का दीवार चंगेज खान के समय में लगभग रेडी हो गया और इस प्रकार से जो है चीन का दीवार होता है।
का महान दीवार ना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, 7 अजूबों में आज उसको स्थान मिला है। पूरा हर काम सिस्टमेटिक तरीके से करते थे। पूरे मंगोल में चारों तरफ क्या बनाया था इन्होंने, चौकी बनाया था, पुलिस चौकी। और यहाँ पर एक घुड़सवार सैनिक हमेशा चारों तरफ घूमते रहता था। बहुत सारे घुड़सवार सैनिक एक चौकी से दूसरे चौकी, दूसरे से तीसरे चौकी, चारों तरफ घूमते रहते थे। और कुछ घुड़सवार सैनिक जो है इन चौकियों से यहाँ जो चंगेज खान का जो महल था वहां तक आते थे और सब तरफ की सूचना देते रहते थे। मान लो जाए कहीं से कोई व्यक्ति आ गया युद्ध करने के लिए, कोई सेना आ गई, तो चारों तरफ तुरंत क्या हो जाता था, खबर फैल जाता था कि मंगोलिया के दक्षिण से ये जो हिंदू कुश वाला रास्ता है उस तरफ से ये लोग आ रहे हैं, ख्वारिज्म के लोग आ रहे हैं युद्ध करने के लिए। सब लोग एकजुट हो जाते थे और इसके ऊपर धावा बोल देते थे। मतलब इन लोग का संचार प्रणाली बहुत जबरदस्त था। इनके में क्या था, पहला तो हमने देखा कि भाई ये महान क्यों थे, इतने ज्यादा खतरनाक योद्धा क्यों थे, क्योंकि ये बचपन से युद्ध कर रहे थे, युद्ध कला इनको विरासत में मिला था, पहला चीज। दूसरा क्या है, इनका संचार प्रणाली बहुत मजबूत था। ऐसा होता है कि भाई यहाँ पर युद्ध करने के लिए सिकंदर आया, बगल वाले राजा को पता ही नहीं है, हाँ सिकंदर आ गया करके। बगल वाले राजा को जब जीत गया तब उसको पता चला, तब तक उसके एरिया में आ गया। तो जानकारी होना बहुत जरूरी है कि कहाँ से कौन आ रहा है, मतलब सूचना, बहुत सूचना एवं ये जो है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारा विभाग होता है ना। संचार प्रणाली यहाँ पर क्या थी, बहुत तगड़ी थी संचार प्रणाली। चंगेज खान का जो साम्राज्य था उसमें चारों तरफ ये क्या किया था, ये चौकी बनाया हुआ था और इस चौकी में जो घुड़सवार सैनिक थे घूमते रहते थे गोल गोल, और बीच में जा जाकर के ये चंगेज खान को भी सूचना देते रहते थे। मतलब चंगेज खान के इलाके में कोई आ नहीं सकता था। तीसरा क्या था, ये युद्ध भी बिल्कुल मुहूर्त देख करके करते थे। कैसे मुहूर्त देख करके करते थे भाई, ये युद्ध जो है, मौसम होता है हम सभी जानते हैं, ठंड का मौसम जब आता था तभी ये लोग युद्ध करते थे। गर्मी के मौसम में युद्ध नहीं करते थे क्योंकि गर्मी चंगेज खान को सहन नहीं होता था। चंगेज खान भारत आया है ना, लेकिन भारत के अंदर ये प्रवेश नहीं किया। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ये ख्वारिज्म का जो राजकुमार था है ना, उसका पीछा करते, मंगबर्नी जो राजकुमार था ख्वारिज्म का, उसका पीछा करते करते हुए क्या हो गया था, ये हमारे यहाँ भारत आ गया था। लगभग वही 1220 के आसपास भारत आ गया था। और फिर हमारे यहाँ का जो राजा थे इल्तुतमिश, वो बोला कि यार तुम जिसका पीछा करते आए हो ना, उसको हमने उधर भगा दिया है। वो मंगबर्नी हाथ पांव जोड़ा, इल्तुतमिश का मेरे को बचा लो, मेरे को पीछे कर रहा है, वो चंगेज खान है, ऐसे करके। वो जो है इल्तुतमिश वो समझ गया, अगर मैं इसको बचा लिया तो चंगेज खान मेरा दुश्मन बन जाएगा और पूरे विश्व में चंगेज खान को कोई नहीं हरा सकता। वो भगा दिया, उसको नहीं किया, अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना है। और जब चंगेज खान आया इसके पास, इल्तुतमिश के पास, और पूछा कहाँ है मंगबर्नी करके, वो बता दिया मंगबर्नी उधर भागा है करके। तो चंगेज खान भारत में प्रवेश नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो किसी दुश्मन के पीछे में था, उसका उद्देश्य भारत में प्रवेश करना नहीं था। और दूसरी बात, भारत में गर्मी भी ज्यादा थी है ना, और उसको गर्मी पसंद नहीं था। तो ज्यादातर वो युद्ध वो कब करता था, ठंड के समय में करता था, क्योंकि वो लोग बचपन से ठंड में रह रहे हैं ना। ठंड में तो चाइना के लोग भी रह रहे हैं, ठंड में रूस के भी लोग रह रहे हैं, ठंड में ईरान ईरान के लोग भी रह रहे हैं, लेकिन वो लोग अमीर हैं, घर में रहते हैं, वो लोग अपने शरीर को सुखी रखते हैं वो लोग। और ये लोग बर्बर जाति के लोग हैं, बचपन से ऐसी कबीला है ना, तंबू वंबू तान के रहते हैं, इनको कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, बचपन से ठंड सहने की क्षमता इसके अंदर आ गई है। तो जब ठंड का समय आता था ना, तभी ये लोग युद्ध करने निकलते थे। इससे दो फायदा होता था। पहला फायदा क्या होता था, इन लोग को युद्ध के लिए रास्ता मिल जाता था, क्योंकि भाई अगर गर्मी के समय जाए, दूसरे मौसम में जाएंगे तो क्या होगा, नदी नाले वगैरह होंगे, रास्ते में रुकावट होगा, कैसे नदी को पार करेंगे, समस्या होगा। और दूसरा ये, इसको गर्मी अच्छा भी नहीं लगता था। अगर ठंड के समय में जाए तो क्या होगा, जो नदी है वो सड़क बन जाएगा, पूरा पानी जम जा रहा है नदी का, नदी को सड़क जैसे इस्तेमाल करो, बढ़िया मस्त, तो उसी नदी के रास्ते से क्या हो जाएंगे, सारे जो सैनिक लोग हैं आसानी से चले जाएंगे। और दूसरा जो अपोजिशन है हमारा है ना, जो विरोधी है पार्टी है हमारा, वो जो विरोधी पार्टी है उसको ठंड में रहने का आदत नहीं है, लेकिन भाई चंगेज खान की सेना सामने आ गई है, अगर नहीं निकलोगे तो गुलाम बना दिए जाओगे, तो लोग मजबूरी में बाहर आते थे युद्ध करने के लिए। लेकिन माहौल नहीं रहता था युद्ध करने का, क्योंकि उसको ठंड में युद्ध करने का मतलब आदत नहीं है, इस कारण चंगेज खान बहुत आसानी से उसको हरा देता। मतलब ठंड का समय उसका बहुत अच्छा माहौल होता था युद्ध करने का, ज्यादातर युद्ध उसने ठंड के समय में ही किया। इसके पीछे यही दो कारण हैं, रास्ता साफ होता था और दूसरा सामने वाला कमजोर पड़ चुका होता था।
और चंगेज खान को ठंड में रहने का आदत है तो ये मजबूत हो जाता था उसके सामने, और इस प्रकार से बहुत आसानी से सामने वाले को हरा देता था। अब देखिए हमने पहला चीज क्या देखा, चंगेज खान इतना खतरनाक क्यों था। तो पहला हमने देखा कि भाई युद्ध कला इनको विरासत में मिली थी। दूसरा हमने देखा इसका संचार तंत्र बहुत अच्छा था। तीसरा हमने क्या देखा कि ये मुहूर्त देख करके, मतलब ठंड के समय शीतकाल में ही युद्ध करता था। अब चौथा देखिए लोग क्यों डरते थे चंगेज खान से, इसके पीछे चौथा कारण ये है कि चंगेज खान जब भी कहीं युद्ध करने के लिए जाता था तो वहां पर बहुत ही बर्बरता से युद्ध करता था, वहां सबको मार देता था, कोई नहीं बचता था वहां पर। यहाँ तक कि वहां पर के जो जानवर हैं, कुत्ते बिल्ली, उसको भी वो मार देता था। मतलब चंगेज खान जहां पर युद्ध करने गया, जिस रास्ते से गुजरा, वहां पर कोई जीवित नहीं बचता था, ये कोई जीवित नहीं। यहाँ तक कि तो वहां जानवर भी जीवित नहीं बचते थे, पूरा वीरान इलाका हो जाता था वहां पर। वहां पर वो जो है सभी जितने भी लोगों को मारा है सबके सिर को काट करके एक जगह ढेर लगा देता था, पूरा सिर को काट करके ऐसे खंबे में गड़ा देता था उसमें ना, जैसे सिर है उसको ऐसे इसमें गड़ा दिया और खंबे को कहीं ले जाकर गड़ा दिया। मतलब वहां से जब कोई व्यक्ति गुजरता था ना तो वो इतना भयभीत हो जाता था, इतना डर जाता था कि ना वो चंगेज खान तो बहुत दूर की बात है, उसके नाम से वो कांपने लगता था। फिर वो बहुत अपना एक माहौल बना के रखा था चंगेज खान। कई लोग होते हैं ना गुंडे लोग जो है ऐसा माहौल बना रहते हैं कि भाई वो अपने नाम से आदमी मेरा कांपना चाहिए। मतलब होता कुछ नहीं है, वो भी इंसान है और हम भी इंसान है, लेकिन वो ऐसा माहौल बना दिया रहता है ना कि भाई आदमी उसके नाम से ही डरता है, अरे नहीं यार ऐसा करके। तो वैसे ही अपना माहौल बना के रखा था। सामने वाला जो विरोधी पार्टी है वो चंगेज खान के नाम से डरता था, तो आधा युद्ध तो वहीं हार गया, आधा इमोशन वहीं गिर गया उसका। यार यार चंगेज खान है, मैं जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा, क्वेश्चन मार्क लग गया। अब फिर वो जीत गया चंगेज खान बहुत आसानी से। ये स्थिति था, वो जानबूझ करके चारों तरफ अपनी क्रूरता फैलाना चाहता था, ये सारी स्थिति थी। और चंगेज खान इसी कारण एक क्रूर शासक कहा गया विश्व इतिहास में, लेकिन मंगोल के इतिहास में चंगेज खान को एक महान शासक कहा गया, क्योंकि भाई वो जो कुछ भी किया अपने एरिया के लिए किया, अपने क्षेत्र के लिए किया। दूसरे एरिया को लूटता था, अपने एरिया को संपन्न करता था, तो उसके देश के लोग उसको तो महान बोलेंगे ही ना। जैसे कि अपना ये है ये जो है अपना छत्रपति शिवाजी, सब जगह टैक्स वसूलते थे, जो बाजीराव वगैरह हैं ये सब जगह टैक्स वसूलते थे। छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत खराब थी उस समय, छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं ना वो बिल्कुल टैक्स दे दे करके इतना कमजोर हो गए थे, कुपोषित हो गए थे। मुगलों के समय में, अंग्रेजों के समय में जितना हम लोग बर्बाद नहीं है उतने ज्यादा बर्बाद हम लोग ये मराठों के समय में हुए थे। लेकिन महाराष्ट्र में जाओगे तो मराठा शासन को बहुत शौर्य के साथ, बहुत वीरता के साथ वर्णन किया जाता है। छत्रपति शिवाजी की जय ना, कई लोग जो है छत्रपति शिवाजी को भगवान की तरह पूजा भी करते हैं, तो वो उनके लिए अच्छा है। लेकिन उनके शासन काल से दूसरे जो एरिया है ना कई प्रकार का टैक्स लगाता था, जैसे कि सरदेश हाँ और चौथ, इस प्रकार के कई प्रकार का वो टैक्स लगाता था दूसरे इलाकों में, और दूसरे इलाकों के टैक्स लेता था और अपने इलाके को विकसित करता था। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र वाला जो इलाका है ना, छत्रपति शिवाजी का जो या अपना मराठा का जो इलाका है, वहाँ खेती किसानी उतना अच्छा होता नहीं था, तो वो टैक्स पर ही आधारित रहते थे, टैक्स पर ही ज्यादा फोकस करते थे। जैसे अपना ये है मुगल लोग के इलाके में यूपी, बिहार, बंगाल, पूरा ऐसा क्षेत्र जहाँ गंगा नदी चावल और गेहूं उत्पादन में सबसे ऊपर, तो इन लोग के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये जो मराठा क्षेत्र है यहाँ पर पैसे की कमी थी, इस कारण लोग युद्ध में ध्यान दिए। वैसे ही हमारा जो यायावर साम्राज्य है, अगर ये बिल्कुल उर्वरक जमीन रहता, जैसे मेसोपोटामिया का हमारा क्षेत्र है ना, दो नदियों के बीच, दजला और फरात नदी के बीच का रिश्ता, जहाँ उर्वरक जमीन है, वैसे ही अगर होता तो ये लोग भी खुशी खुशी रहते। इनको बर्बर जाति का बनने का कोई शौक नहीं था, लेकिन वहाँ कुछ होता ही नहीं है, पशुपालन बस करते हैं। अरे पशुपालन भी करते थे और चाइना में जब बेचने के लिए जाते थे तो चाइना के लोग इनको परेशान करते थे, लूट लेते थे इन लोग को। हाँ भाई तुम्हारा सामान 10 रुपए का सामान को 2 रुपए में दो, नहीं तो फिर राजा से तुम्हारा शिकायत कर दूंगा। तो बेचारे लोग जिए तो कैसे जिए, इस कारण जबरदस्ती इन्होंने क्या किया, ये जो है गलत रास्ता चुना कि नहीं भाई यही है हमारा जीने का तरीका, और इसी माध्यम से इन्होंने क्या किया कि ये क्या कर और इसी प्रकार उन्होंने क्या किया, अपना जीवन का एक नया रास्ता निकाला। चंगेज खान नाम का ये जो शासक है एक नई दिशा दिया वहां के लोगों को,
मंगोल के लोगों को, उनको शिकारी से सैनिक बना दिया और सम्मान पूर्वक जीवन दिया। तो पहले क्या होता था, अरे शिकारी लोग हैं, है ना, बर्बर जाति के अनपढ़ गंवार लोग हैं, ऐसा बोलते थे। अब क्या हुआ, अरे नहीं, चंगेज खान के लोग हैं। देखो चंगेज खान नाम को समझो, चंगेज खान है, चंगेज खान। हम लोग क्या समझते हैं, खान, खान मतलब मुस्लिम, मुस्लिम। ये मुस्लिम नहीं था ना, ये मुस्लिम नहीं था चंगेज खान, ये एक अलग ही जाति का था, एक कबीला आदिवासी जाति का था ये। तो इसको जो है आप लोग मुस्लिम नहीं समझ रहे। इसका पोता है उलुग खान। उलुग खान जो है ना, ये हमारे भारत में आया था, है ना, एक राजा था हमारे भारत में, उसको हराने के लिए, है ना। दिल्ली सल्तनत था उस समय हमारे भारत में, और दिल्ली सल्तनत में एक राजा था, उसी के समय ये उलुग खान आया था। क्योंकि लोग किसी से हारते नहीं थे, मंगोलियाई जो चंगेज खान के सैनिक हैं सब जगह जीत जाते थे। तो ये हमारे भारत में आया और पहली बार ही लोग हार गए, तो ये बहुत प्रभावित हुआ उलुग खान उससे, और ये क्या हो गया, भारत में रुक गया, वापस नहीं गया, और ये मुस्लिम धर्म को अपना लिया। तो इसको क्या बोलते हैं, नए मुस्लिम बोलते हैं, नए मुस्लिम, ठीक है। लेकिन जो चंगेज खान लोग थे, इन लोग का जो जाति है, भले इन लोग खान लिखते थे, खान का मतलब मुस्लिम नहीं होता है ना, खान का मतलब होता है राजा, है ना, शासक। तो ये चंगेज खान का मतलब क्या है, शासक है, खान का मतलब मुस्लिम जाति नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये मुस्लिम में केवल यही था, उलुग खान, जो भारत में आया और मुस्लिम धर्म को अपना लिया। बाकी ये लोग सब थे कुछ अलग जाति के, कबीलाई आदिवासी जाति के लोग थे, कबीले में रहते थे। इन लोग का कुछ अलग देवी देवता होता था, जैसे हम लोग शंकर भगवान को मानते हैं, मुस्लिम पैगंबर मोहम्मद साहब को मानते हैं, ऐसे ही आदिवासी लोग क्या करते हैं, किसी चिन्ह को मानते हैं, किसी पेड़ को मानते हैं, किसी वस्तु को भगवान मानते हैं, है ना। जैसे हम लोग अलग कोई व्यक्ति को ईश्वर मानते हैं, राम, पैगंबर मोहम्मद साहब ये हमारे ईश्वर हैं। ये लोग ऐसे किसी व्यक्ति को ईश्वर नहीं मानते, ये किसी चीज को मानते हैं ईश्वर, है ना। किसी निशान को ईश्वर बोलेंगे, या किसी पेड़ को, या किसी विशेष प्रकार की वस्तु को ईश्वर बोलेंगे। तो ऐसी चीजों को क्या कहा जाता है, टोटम, टोटम कहते हैं। आदिवासी लोग जिसको ईश्वर मानते हैं, जिसको भगवान मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं ना, उसको टोटम बोलते हैं। जैसे गुण जनजाति में होता है दूल्हा देव, है ना, ये सब होता है, बूढ़ा देव होता है।